चुनाव से ठीक पहले पेश हुए इस अंतरिम बजट को लेकर काफी उम्मीदें थीं। इन उम्मीदों पर कितना सरकार खरा उतरी और लोग इससे कितना फायदेमंद हो पाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वित्त मंत्री, रेल मंत्री और कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आज मैं खासतौर से वित्त मंत्री के तौर पर आपसे सवाल पूछूंगा और मुझे बड़ा सौभाग्य हो रहा है कि आपसे सवाल पूछना, चूंकि आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो मुझे सवाल पूछना थोड़ा संभल कर सवाल पूछना होगा। खैर, जब इस बजट को आप तैयार कर रहे थे तो जो बाहर के विद्वान एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये बजट कैसा होगा, बहुत ही संतुलन बैठाना पड़ेगा क्योंकि चुनाव है और राजनीतिक दबाव होता है। दूसरी तरफ वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तीसरी तरफ ये अंतरिम बजट है। इस संतुलन बैठाने में आपने कौन सी ऐसी एक बात थी जिसका खास ख्याल रखा? मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का निर्देश और दिशा स्पष्ट थी कि ये कोई आखिरी बजट नहीं है, ये इस टर्म का आखिरी बजट है। हमने काम लगातार निरंतर 5 वर्ष किए हैं। उसी श्रृंखला में हमने गरीबों के लिए, हमने मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, हमने कामगारों के लिए, हमने समाज के हर वर्ग के लिए लाभ पहुंचाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं समझता हूं जो हम सबके लिए एक प्रकार से उनका एक सीख रही है कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, जो काम जनहित में है और जो देश हित में, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, उसको जरूर समय पे करना। बिल्कुल, ये झलक बजट में दिखी भी जब आपने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए इनकम टैक्स में बदलाव का ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद जाहिर तौर पे एक बड़े आयकर दाता हैं जो इसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन कई लोग जो खासतौर से मध्यम वर्ग हैं, जिनकी आमदनी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, वो थोड़े से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दो चीजें। पहली बात तो मैंने कोई परंपरा का उल्लंघन नहीं किया। परंपरागत तरीके से देखें तो पिछली बार 2014 में जो इंटरिम बजट आया था उसमें भी कुछ कंसेशंस दिए गए थे। मेरे ख्याल से फर्क इतना है कि उस समय के कंसेशंस बड़े उद्योग और बड़े पूंजीवादी लोगों के लिए दिए गए थे। हमने जो काम किया वो मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए किया। आखिर एसयूवी कार कौन खरीदता है भाई साहब? बिग लग्जरी कार्स कौन खरीदता है? उसमें एक्साइज ड्यूटी कम करने का क्या ऐसा इमरजेंसी आ गई थी जो इंटरिम बजट में करी गई? क्या हेतु था उसके पीछे कि वो बजट तक नहीं रुक सकता था, इंटरिम बजट में ही कम करना था? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सब काम ऐसा किया जो सीधा गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को फायदा हो। और रही बात, आपने कहा कि कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं है, ये इंटरिम बजट के हिसाब से हमने कोई टैक्स प्रपोजल्स में चेंज नहीं किए। ये एक वर्ग ऐसा है जो 5 लाख रुपए तक निम्न मध्यम वर्ग है, जिसको न्यू मिडिल क्लास भी एक शब्द कई बार इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वैसे 5 लाख सिर्फ नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट करो कुछ स्पेसिफाइड सेविंग्स, इंश्योरेंस में 6.5 तक पहुंच जाता है, 6.5 हो जाता है। आपने कोई घर खरीदा है, ब्याज भरो तो और 2 लाख तक की छूट ब्याज की मिलती है। मेडिक्लेम पॉलिसी पे छूट मिलती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई लोन दिया, उसके ब्याज पे छूट मिलती है। तो कई लोग तो 8-9 लाख रुपए तक भी कुछ टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। और मैं समझता हूं कि जो उससे ऊपर है उनका एक योगदान देश के विकास के लिए, देश में और उन्नति प्रगति हो उसके लिए, और उसके लिए मैंने बहुत ही विनम्रता से उनका धन्यवाद भी किया कि आखिर आफ्टर ऑल वही जो टैक्स पे करते हैं उसी से तो हम गरीबों के घर में बिजली, महिलाओं के लिए शौचालय, कुकिंग गैस मुफ्त में पहुंचाना, किसानों को लाभ देना, एमएसपी का, किसानों के लिए फसल बीमा योजना करना, हमारे जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देना, आखिर इस सबका पैसा भी तो करदाता से ही आता है। बिल्कुल। फिर भी जो फाइनल टैक्स प्रपोजल्स हैं वो तो मेन बजट में आएंगे। ये 5 लाख तक की विशेषता ये थी कि जब टैक्स के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे तो उनके ऊपर टीडीएस शुरू हो जाए, अप्रैल में, जून, जुलाई में वो टैक्स भरते रहे और फिर रिफंड के लिए उनको वापस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आना पड़े, उससे उनको मुक्ति देने के लिए हमने सोचा कि ये पार्ट हम अभी से फाइनल। आपका ये बयान काफी ज्यादा चर्चा में है और इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अभी तो अंतरिम बजट था, इसीलिए हमने छोटे टैक्स पेयर्स को राहत दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बड़े लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। तो इससे लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि शायद जब जुलाई में आप फुल बजट पेश करेंगे तो 5 लाख से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको भी राहत देंगे। वो तो आज के दिन कुछ ऐसा ना हमने चर्चा की है, ना ऐसा कोई निर्णय लिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद
जब भारत की जनता फिर एक बार उनको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देगी, उसके बाद वो तो प्रधानमंत्री जी उस समय पे सबके साथ तय करेंगे कि क्या क्या ज़रूरतें हैं टैक्स में बदलाव करने की, क्या क्या ज़रूरतें हैं बाकी योजनाओं की। पर मैं समझता हूँ, फिर भी मेरा मानना है कि एक समाज में ऐसा वर्ग है, और मैं भी उसमें से हूँ, जो अपना टैक्स जब देता है तो हमें एक प्रकार से ये लाभ मिला कि हम गाड़ी चढ़ गए, जो रेलवे के लैंग्वेज में देखते हैं, वी हैव बोर्डेड द ट्रेन। ऐसे लाखों करोड़ों हमारे भाई बहन रह गए जो अभी तक विकास से नहीं जुड़ पाए। आखिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए भी कुछ करें। और मैं समझता हूँ हम सब जो टैक्स पे करते हैं, जो जीएसटी पे करते हैं, उसी भावना से जब पे करते हैं कि हमारा ये योगदान है देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, हमारे भाई बहनों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, तो किसी को कभी बुरा नहीं लगा। इसमें सर चूंकि टैक्स की बात चली है तो एक सवाल पूछूंगा, चूंकि शेयर बाजार के निवेशक हमारे दर्शक बड़ी संख्या में है, वो ये कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो इक्विटी पे लगता है उसको हटाने की मांग काफी अलग अलग कॉर्नर से आ रही थी, लेकिन उस पर हम लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया। क्या जानबूझ के नहीं लिया कि फाइनल बजट में लेंगे, या फिर इसको आप जरूरी समझें इस विचार करने के लिए? इतना चर्चा कोई भी टैक्स प्रपोजल्स पे ज्यादा अभी तक तो वैसे हुई भी नहीं है, लेकिन पिछले साल जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंट्रोड्यूस हुआ तो माननीय जेटली जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि अलग अलग लोग जो अपने अपना इनकम के ऊपर टैक्स भरते हैं, तो अगर कैपिटल गेन होता है, हमने निवेश किया, उसमें कुछ फायदा हुआ, तो उस पर एक नॉमिनल 10% टैक्स लगाया। ये मेरे ख्याल से ऐसा लेवल है जिसमें जिसने अच्छी कमाई की, और खासतौर पे इसमें काफी बड़े लोग भी हैं जो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं जब शेयर बाजार में अपना शेयर्स बेचते हैं या पब्लिक इशू करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा टैक्स भरे हो तो। इसके अलावा सर बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन जो निकलती आ रही है वो है किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, और राजनीतिक दबाव भी इसके पीछे लोग कह रहे हैं काम कर रहा था। तो ये राजनीतिक दबाव के नजरिए से देखा जाए तो इससे पहले विपक्षी पार्टी ने कुछ राज्यों में किसान कर्ज माफी का ऐलान कर दिया, कुछ राज्यों में तेलंगाना, उड़ीसा में कुछ अलग अलग योजनाएं लागू की गई। तो उनके मुकाबले आपको क्या लगता है किसान के लिए जो राहत पैकेज का घोषणा हमने की है वो कितना ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा? देखिए, अभी तक जितने भी पैकेजेस अनाउंस हुए हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नहीं क्रिएट करते। मैं समझता हूं हमें किसान को सशक्त बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और हमने कोई डोल नहीं दिया है। हमने तो सिर्फ एक प्रकार से किसान का सम्मान करने की कोशिश की है कि हर फसल के पहले और 3 फसल के और हम लेके जाना चाह रहे हैं किसानों को, तो हर फसल के पहले 2000 रुपए एक प्रकार से उनका सम्मान हेतु दिया गया। और आप देखिए तो कभी भी इतिहास में इतने सारे फैसले किसानों के हित में 5 वर्ष की एक सरकार के एक टर्म के अंदर नहीं हुए जितने इस सरकार ने किए। चाहे वो फसल बीमा योजना का कार्यक्रम क्यों ना हो जिसमें 100% भुगतान हो जाता है अगर नुकसान हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो जो शायद 15-17 करोड़ देश भर में दे चुके हैं, किसान प्लान कर सके कि क्या उगाना चाहिए उनको अपनी जमीन पे। अब जैसे अनाउंस किया कि अगर रीशेड्यूल होता है, किसी को नुकसान हो जाए और लोन नहीं रीपे कर पाए, तो रीशेड्यूलमेंट की पूरी अवधि के लिए उनको इंटरेस्ट कंसेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार से आखिर जब हम शौचालय देते हैं, जब हम बिजली देते हैं, जब हम कुकिंग गैस देते हैं, जब आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज देते हैं, तो ये सब भी तो किसानों को भी तो मिल रहा है ना। तो हमने छोटे और सीमांत किसान जो हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उन तक कुछ ना कुछ एक प्रकार से उनके सम्मान में पहुंचे उसकी कोशिश की है। अगले 10 वर्ष में देखें तो 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे इसमें, इस योजना के तहत। और अगर कांग्रेस के जमाने को देखें तो उन्होंने तो 10 साल में एक लोन वेवर किया, वो भी आधा अधूरा किया। 70,000 बोला लेकिन बजट में 1 रुपया नहीं प्रोवाइड किया, ना 2008 में ना 2009 में। फाइनली 52,000 करोड़ रुपए दिए, टर्म्स एंड कंडीशन अनाप शनाप लगा दी। सीएजी ने रिपोर्ट किया कि तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज और गलत लोगों को इन्होंने लाभ दे दिया, जबकि असलियत यह है कि आज जो राज्यों में कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने भी छल करने की कोशिश की। पहले कहा कि मार्च का, पिछले साल के मार्च का बैलेंस देखेंगे, अब मार्च के बाद तो सब वो रीपे हो गए।
फिर समझ में आया कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है, लेकिन तो आधी अधूरी कोशिश की सुधारने की। मैं समझता हूं कांग्रेस के छल और बयानबाजी से अब जनता त्रस्त हो गई है, उनका विश्वास उठ गया है कांग्रेस से। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता है जो एकदम ही स्टैंडिंग टॉल, और पूरा देश आज उनके ऊपर विश्वास करता है। किसान को लेकर सर एक आलोचना जो हो रही है, और मुझे लगता है उसमें दम भी है, वो ये कि जो किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पे खेती कर रहे हैं, जो किसान बटाईदार हैं, जो मजदूर हैं खेती कर रहे हैं, उनको इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जी ऐसा है कि ऐसे तो गिनने जाऊं तो मैं बता दूंगा कि 130 करोड़ लोगों में से 125 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको कांग्रेस के राज्य में कभी कुछ नहीं मिला। वो तो चंद लोगों के लिए ही चुनावी दावपेच करके अपना सरकार चलाते रहे, लेकिन हमने उस तरीके से नहीं देखा। हमारा मानना है कि जो जो चीज करते जा सकते हैं वो लगातार 5 साल करते जाए। आखिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए भी जैसे हमने स्कीम लाई है वैसे ही आगे चल के और स्कीम आ सकती है। मैं बात करूंगा। तो हम अगर जिंदगी भर यही सोचते रहे भाई अब इसको तो मिल गया, अब इसका क्या, और इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, तो आस्ते आस्ते वो रिकॉर्ड्स जनरेट करना पड़ेगा, राज्यों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो रिकॉर्ड बनाए, उसके हिसाब से ही आगे चल के कुछ एक सशक्त योजना बन सके। इसमें सर मैं एक से पूछना चाहूँ कि इसमें जिन किसानों की बात हम कह रहे हैं दिसंबर से देना पैसा शुरू कर देंगे, हमारे पास ना तो पूरा डेटाबेस है, ना तो उन किसानों का डायरेक्ट बैंक से लिंकेजेस है, तो कैसे, क्या कुछ सोचा है आपने? कोई काफी मात्रा में जब लोन लेते हैं या अलग अलग प्रकार से उनको बेनिफिट जाता है तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जनरेट होने शुरू हो गए। पिछली बार जब मैंने रिव्यू किया था तब काफी रिकॉर्ड आने शुरू हो गए थे राज्यों से। अब अगर राज्य कोऑपरेट करें तो डेटा 15 दिन में भी मिल सकता है। अगर कोई राज्य जैसे बोलता है कि मैं आयुष्मान भारत को नहीं जोड़ूंगा, मैं शौचालय नहीं दूंगा, अगर इससे भी नहीं जुड़ेंगे तो मैं समझता हूं उस प्रदेश की जनता उनको सबक सिखा देगी। इसमें एक सवाल ये उठता है कि जो अलग अलग स्कीम के तहत किसी किसान को कोई राहत सरकार पहले से दे रही है, क्या उनको भी ये राहत मिलती रहेगी, या फिर इसमें कोई ऐसी शर्तें जोड़ी जाएंगी जो सरकार के किसी स्कीम का फायदा नहीं उठाते हैं वही इसके तहत आएंगे? नहीं, देखिए अगर कोई व्यक्ति टैक्स पेयर है या जीएसटी पेयर है या कोई व्यक्ति बहुत बड़ी लैंड रखता है 5 एकड़ से ज्यादा, तो स्वाभाविक रूप में उनको तो नहीं मिलना चाहिए। ये सम्मान तो उन गरीब छोटे किसानों के लिए दिया जा रहा है। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो आप भी मानेंगे कि उनको ये लाभ देने का, अभी तो 7वें वेतन आयोग को पूरी तरीके से हमने लागू किया। बिल्कुल सर। तो उस प्रकार का जरूर है, लेकिन वो निकालने के बाद, क्योंकि वैसे तो हमारे पास 14.5 करोड़ किसानों की जानकारी आई। एक सवाल है बेरोजगारी को लेकर के। सरकार बेरोजगारी के मोर्चे पे जो आंकड़े आ रहे थे थोड़े से निराशाजनक थे, तो इस बजट के बाद बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार कितनी सफल होती दिखेगी? रोजगार कितना पैदा होगा? लगातार 4 साल से हमारी सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों को काम करने के अवसर दिए। अब बेरोजगारी का जो पुराना आकलन था, वो फॉर्मल जॉब्स, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, वो अब खत्म हो गया, पूरी दुनिया में कम सा होते जा रहा है। आज कोई बड़े बड़े कारखाने और सरकारी नौकरी में के पीछे लोग नहीं जाते। आज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना अकेले के तहत 15 करोड़ से अधिक लोन दिए गए। आज उसमें कई लोग अपना सशक्त हुए हैं, कई लोग अपने स्वाभिमानी जीवन खुद बिता रहे हैं, छोटे उद्योजक बने, अपने पांव पे खड़े हुए, स्वावलंबी हुए। ऐसे अन्य अन्य योजनाओं से लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। और आपको मैं एक छोटी बात पूछूंगा, आखिर जब जीडीपी ग्रोथ विश्व में सबसे ज्यादा भारत में हो रही है, बड़े राज्य, फिर रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है? फिर रोजगार के आंकड़े कैसे? अगर सिर्फ मात्र 4% इन्फ्लेशन कम घटाने से 4.5% पे लाने के बाद भी अगर इनकम टैक्स का कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन इस तेज गति से बढ़ रहा है, तो ये पैसा कोई हवा में से तो नहीं आ रहा है। आखिर लोग काम कर रहे हैं, उस काम के तहत ही ये पैसा आ रहा है। तो रोजगार तो स्वाभाविक रूप से आमदनियां बढ़ रही होंगी जो ये टैक्स कलेक्ट हो रहा है। बजट में मुझे लगता है कि इसके ऊपर और गहरा चिंतन की आवश्यकता है, और ज्यादा समझना पड़ेगा नए तरीके से नई दुनिया में किस प्रकार से लोग स्वावलंबी रोजगार। बजट को लेकर सर एक बड़े अच्छे कदम आपने उठाए जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो था असंगठित क्षेत्र को लेकर। अब तक संगठित क्षेत्र पर सारा फोकस रहा है, क्योंकि इंप्लीमेंट करना आसान होता है, उसका डेटा है, कितने वोट मिलेंगे ये लोग देखते हैं। असंगठित क्षेत्र पर आपने जो कदम उठाया है, इसके पीछे क्या सोच रही है? बेनिफिशियरी की पहचान करना कितना बड़ा चैलेंज होगा इसमें? देखिए, हमने सोचा है कि इसमें एक लिबरल रहेंगे,
बेनिफिशियरी सेल्फ डिक्लेरेशन से इस पेंशन स्कीम के साथ जुड़ सके। 18 से 40 वर्ष की आयु में जितने लोग अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी को इसका लाभ मिले। और छोटा रखा है, कोई 18 साल का ज्वाइन करे तो मात्र 55 रुपए, और हम 55 रुपए केंद्र सरकार देगी, और उसको जोड़ते जोड़ते 60 साल की आयु तक एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा, जिससे 60 साल के बाद 3000 रुपए प्रति माह उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। कोई 29 साल का नौजवान उसके साथ जुड़ता है तो 100 रुपए देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे हेतु कुछ भी मैं समझता हूं राजनीतिक नहीं है। आखिर ऐसे तो हम इतनी स्कीमें लाए, आयुष्मान भारत लाए तब तो कोई चुनाव नहीं था, जब हमने सौभाग्य योजना से बिजली सबको पहुंचाना था तब कोई चुनाव नहीं था। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि विकास हो, विकास घर घर तक पहुंचे, हर वर्ग को पहुंचे, और समुचित विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट से ही ये देश आगे बढ़ सकता है। चंद लोग विकास से जुड़े और भारत का अधिकांश वर्ग विकास से वंचित रहे, ये कदापि इस सरकार को और मोदी जी को कदापि मंजूर। विकास के लिए सर एक चीज जरूरी है कि निवेश यहां पर हो, निजी निवेश की भागीदारी बढ़े। हमने देखा निजी निवेश लगभग ठप पड़ा हुआ है। इस बजट में कौन सा ऐसे ऐलान है जो आपको लगता है कि निजी निवेश बढ़ाने में कामयाब होगा? देखिए, निजी निवेश आता है डिमांड के साथ, और जब ये सब बेनिफिट्स जनता के पास जाएंगे, जनता के जेब में जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ती है तो उससे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ता है, इंडस्ट्रियल कंपनियों को और बेचने का मौका मिलता है। तो ये एक चक्रव्यूह है। और जो पुराने जमाने में बड़े लोग और बड़े होते जा रहे थे और बैंकों से लोन ले लेके फर्जी ग्रोथ के तरीके से हमको दिखता था, उससे तो देश का कोई लाभ हुआ नहीं। वो सब आज पर्दाफाश हो गया, सब एनपीए स्ट्रेस एसेट में फंस रहे हैं, कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है। मैंने उसका जिक्र किया। आपने अच्छा कि एनपीए की बात की। इस बार बजट में आपने बैंक को लेकर बहुत ही दिलदारी दिखाई पिछले कुछ महीनों में, जब भी अंतरिम वित्त मंत्री की जिम्मेदारी पहले भी संभाली, लेकिन इस बजट में लगता है कि बैंक को भूल गए। अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने पे हमने बैंक रिकैपिटलाइजेशन में 2,60,000 करोड़ तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिए, और मैंने कहा अगर और कुछ भी पैसा लगे तो ये सरकार तत्पर है, देने के लिए तैयार है। यानी बैंक को चाहते हैं सभी बैंक मजबूत हो जाए पीसीए रिस्ट्रिक्शन से। कल ही आपने देखा 3 बैंक तो निकल भी गए। देना बैंक मर्ज हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, आईडीबीआई एलआईसी ने ले लिया, तो 11 में से 5 बैंक तो रिजॉल्व हो गए, बाकी 6 भी। हमारी तरफ से हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल, मैं इसी लाइन पे आ रहा था कि अब बैंकों को अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने का जो जरूरत पड़ेगी सरकार करेगी। लेकिन आपको लगता है कि हालत इतनी बेहतर हो रही है कि हमको वाकई जरूरत अब नहीं पड़ेगी कि नहीं? अभी भी आपको शायद ना पड़े, क्योंकि ये जो आईबीसी के कानून के तहत आज डर बैठे और लोगों ने अपना लोन वापस देना शुरू किया। मैंने बताया 3 लाख करोड़ वापस दे चुके हैं क्रेडिटर्स को और बैंकों को। इस वर्ष में बोलते हैं अभी तक का कलेक्शन 1 लाख करोड़ हो गया है, जो लोगों ने अपना पैसा वापस दिया। अब बड़े से बड़ा लोन धारक जिसने लोन लिया है उसको चिंता है कि मेरी फैक्ट्री चली जाएगी, मेरा घर बार चले जाएगा, सरकार छोड़ेगी नहीं। अब पहली बार बड़े लोन वालों को भी पैसा देने को सरकार ने मजबूर किया है। पहले हम सब, आप और मैं, कोई छोटा लोन लेते थे तो हमको टेंशन लगी रहती थी कि लोन वापस देना है। बड़े लोग तो सोचते थे अब लोन मिल गया, अब बैंक की मुसीबत। सेकंड, ये हमने परिस्थिति बदली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर मेरी तरफ से रहेगा। वही एक मुद्दा था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो एक मुद्दा था जो चर्चा में चली थी कि जो विपक्ष पार्टियों ने कदम का ऐलान किया है उसके जवाब में सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जैसा कोई स्कीम लाएगी। क्या सरकार इस पर किसी तरह से विचार किया? जो कांग्रेस ने बयान किया है वो पूरी तरीके से बेबुनियादी और फर्जी है। अगर उस प्रकार का वो करने जाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स का बोझ दुगना हो जाएगा, गरीबों को कोई और किसी प्रकार की सब्सिडी मिलेगी नहीं, कुकिंग गैस की कीमत 3 गुनी हो जाएगी। जो विकास आज देश में जनता को, गरीबों को, किसानों को मिल रहा है वो सब बंद करना पड़ेगा, और भारत की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से टूट जाएगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से यूपीए के समय में फिस्कल डेफिसिट कहां 6.5% तक ले गए, महंगाई 10, 12, 13% तक ले गए, जिस प्रकार से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ के 4.5% हो गया, जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में ग्रोथ, विकास एकदम घटते जा रहा था, शायद ये देश उस प्रकार की व्यवस्था कभी भी अभी आगे स्वीकार। एक आखिरी सवाल सर की, चूंकि वित्त मंत्री और हम बिजनेस चैनल से हैं तो हर कोई सवाल ये उठा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट का इस साल का लक्ष्य थोड़ा सा अव्यवहारिक है, चूंकि टैक्स कलेक्शन में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है। कहां गिरावट मिली है? आप देखिए, पिछले वर्ष भी 18% ग्रोथ थी, इस वर्ष भी उन्हीं लाइंस पे हमने रखा है।
उल्टे आप पिछले बजट देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कांग्रेस के समय में एक वर्ष में 4-5% भी ग्रोथ होता था तो अगले वर्ष 20% से ज्यादा ग्रोथ दिखाते थे। हम तो जो ग्रोथ हो रहा है उसके आधार पे आगे का लक्ष्य बजट फुल स्टॉप है चुनाव से पहले या फिर और भी ऐलान हो सकते हैं? देखिए, हमने कभी चुनाव के हिसाब से विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है जनहित और देशहित रुकता नहीं है, थमता नहीं है। वो जब जरूरत पड़े जो जनता के हित के कदम है, जो देश के हित में है, वो लगातार करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे वक्त निकल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।